स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे डिराइव करना है वेव स्पीड का एक फॉर्मूला। वेव स्पीड v इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के, ये हमें डिराइव करना है, जहाँ पे ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और के जो है वो एंगुलर वेव नंबर है। हमें ये फॉर्मूला वेव स्पीड का ये फॉर्मूला डिराइव करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे जो आंसर लिख रहा हूँ, देखो हमें डिराइव करना है ये फॉर्मूला। मैं आपको दो डिफरेंट मेथड से ये डिराइव करके बताऊंगा। तो सबसे पहले तो वेव स्पीड, सबसे पहले वेव स्पीड v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हम लिखेंगे। आपको पता है स्पीड का इक्वेशन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चों एक बात बताओ, जब कोई एक वेव होता है, वो वेव यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर करता है, तो कोई वेव यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर करेगा, ये डिस्टेंस को बोला जाता है लैम्बडा। वेव यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस लैम्बडा, वेव लेंथ। ये वेव की लेंथ है, वेव लेंथ लैम्बडा, तो हम इसको बोलेंगे डिस्टेंस लैम्बडा। और एक वेव पास होने में जो टाइम लगता है वो टाइम होता है टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो बच्चों याद रखना, यहां पे वेव स्पीड इक्वल्स टू, स्पीड का फॉर्मूला ही होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेव यहां से यहां तक इतना डिस्टेंस अगर कोई भी वेव कवर करेगा, वो डिस्टेंस को आप बोलोगे लैम्बडा, और वो टाइम को बोलोगे टाइम पीरियड टी। टाइम पीरियड टी का मीनिंग एक वेव को पास होने का टाइम, जिसको हम बोलेंगे टी। तो मान लो इतना सा वेव पास हुआ तो कैपिटल टी टाइम लगा, और ये वेव यहां से निकला था, और पूरा वेव निकल के जब यहां तक पहुंचा तो वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वेव ने वेव लेंथ लैम्बडा जितना डिस्टेंस कवर किया। तो यहां पे v इक्वल्स टू, मैं डिस्टेंस की जगह पे लैम्बडा लिखूंगा, वेव लेंथ, वेव की लेंथ इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की जगह पे मैं लैम्बडा लिखूंगा, वेव लेंथ, और एक वेव निकलने में जो टाइम लगा उसको मैं टाइम पीरियड टी लिखूंगा। अब बच्चों यहां पे v इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन टी हुआ। अब यहां पे आपको यह भी मालूम होगा कि 1/t इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी होती है f। तो आप v इक्वल्स टू लैम्बडा एफ भी लिख सकते हो, आप v इक्वल्स टू लैम्बडा एफ ये भी लिख सकते हो। अब बच्चों यहां पे जो लैम्बडा है उसको 2 पाई के साथ डिवाइड करो, और यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है उसको 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करो। तो जैसा ये इक्वेशन है सेम वैसा ही है, 2 पाई के साथ यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ पे 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई किया। तो बच्चों आपको मालूम होगा कि ओमेगा की जगह पे आप 2 पाई एफ लिखते हो, और के की जगह पे आप 2 पाई अपॉन लैम्बडा लिखते हो। ये आपको मालूम है, ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ और के की जगह पे 2 पाई बाई लैम्बडा लिखते हो। तो यहां पे आप देख सकते हो बच्चों, ये 2 पाई एफ, 2 पाई एफ का मीनिंग होगा ओमेगा, और लैम्बडा बाई 2 पाई ये के का उल्टा है। देखो के की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्बडा है, लेकिन यहां पे लैम्बडा बाई 2 पाई है, तो ये 1 अपॉन के हो जाएगा। तो बच्चों आपको जो इक्वेशन डिराइव करना था वेव की स्पीड का इक्वेशन, वेव की स्पीड का इक्वेशन ओमेगा अपॉन के, वो डिराइव हो गया। देखो बच्चों, तो यहां पे वेव स्पीड का इक्वेशन डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की जगह पे लैम्बडा लिखना है, टाइम की जगह पे एक वेव पास होने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कैपिटल टी लिखना है। तो v का एक इक्वेशन क्या होगा, वेव स्पीड, वेव स्पीड का याद रखना बच्चों, वेव स्पीड का एक इक्वेशन होगा लैम्बडा बाई टी,
दूसरा इक्वेशन लैम्बडा एफ भी हो सकता है, क्योंकि 1/t की जगह पे एफ भी लिख सकते हैं। तो v का इक्वेशन लैम्बडा एफ भी होगा। फिर लैम्बडा को 2 के साथ डिवाइड किया, एफ को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 2 वो ओमेगा दिखा रहा है, और लैम्बडा बाई 2 ये 1/k है, k का उल्टा, लैम्बडा बाई 2 ये है 1/k। तो आपको यहाँ पे जो डिराइव करना था v का इक्वेशन, v इक्वल्स टू ओमेगा बाई k, ये डिराइव हो गया। देखो बच्चों, फिर यही इक्वेशन अगर हमें डिराइव करना है तो मैं दूसरा तरीका भी आपको बता रहा हूं। देखो बच्चों, आपको मालूम है वेव के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन y इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस 5, ये इक्वेशन है वेव का डिस्प्लेसमेंट। मैं दूसरी तरह से डिराइव करने जा रहा हूं। तो आपको मालूम है ये है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। अब यहां पे ये जो आपको दिख रहा है kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ये है टोटल फेज। लेकिन हम यहाँ पे चलो एक थोड़ा इजी करने के लिए यहाँ पे एज्यूम करते हैं, यहाँ पे इनिशियल फेज 5 0 ले लेते हैं। ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो इनिशियल फेज 0 है। तो अब क्या बचा बच्चों, यहाँ पे जो बचा है वो है kx माइनस ओमेगा टी। ये kx माइनस ओमेगा टी बचा। देखो, अब एक चीज याद रखना, कोई भी वेव पैटर्न होगी जिसके अंदर ये kx माइनस ओमेगा टी, यहाँ पे t की वैल्यू चेंज होगी, उसके हिसाब से यहाँ पे मान लो k की वैल्यू ओमेगा k, ये जो भी वैल्यू है x की वैल्यू, यहाँ पे ये जो आपको kx माइनस ओमेगा टी मिलेगा वो यहाँ पे आपको ऑलवेज कांस्टेंट मिलेगा, ये आपको कांस्टेंट मिलेगा। तो यहाँ पे kx माइनस ओमेगा टी, इसकी वैल्यू आपको कांस्टेंट मिलेगी। अब इसका कांस्टेंट का, क्योंकि फॉर ईच पॉइंट ऑन द वेव पैटर्न फेज मस्ट बी कांस्टेंट। याद रखना, कोई भी पॉइंट वेव पैटर्न में कोई भी पॉइंट ले लोगे तो उसमें जो फेज पैटर्न होगी उसकी, वो ऑलवेज कांस्टेंट होगी। यहाँ पे मान लो इस तरह का वेव लिया है, ये है वेव एक, ये यहाँ पे मैं एक वेव ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे वेव ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो वेव आप देख रहे हो, वहां पे कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो आप, कोई भी पॉइंट के लिए जो उसकी फेज पैटर्न होगी, फेज डिफरेंस रहेंगे। मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, या तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, ये जो फेज पैटर्न होती है, क्योंकि यहाँ पे एक ही शेप का पीरियोडिक वेव जो निकल रहा है, तो यहाँ पे उसकी जो फेज होगी kx माइनस ओमेगा टी, ये वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो बच्चों याद रखना, फॉर ईच पॉइंट ऑन द वेव पैटर्न, फॉर ईच पॉइंट ऑन द वेव पैटर्न फेज मस्ट बी कांस्टेंट। ये आप एक, मैंने जो बोला वो याद रखना, कोई भी वेव पैटर्न के लिए फेज जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे ये चीज कांस्टेंट है, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। अभी यहाँ पे इनिशियल फेज 0 ले ली है, तो kx माइनस ओमेगा टी, ये जो है उसकी वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। अब इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। देखो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो kx माइनस ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने 0 रखा है, और kx माइनस ओमेगा टी इसका मैं डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये जो kx है उसमें k कांस्टेंट है, तो सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होगा dx बाई dt। उसी तरह से ओमेगा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन होगा इक्वल्स टू 0। तो अब बच्चों एक चीज आप देख सकते हो कि k dx बाई dt
और मैं इक्वल के राइट हैंड साइड ये स्टेप को ले जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा ओमेगा डी टी बाई डी टी। लेकिन डी टी बाई डी टी तो 1 हो जाएगा, तो ये डी टी बाई डी टी तो 1 हम लिख देंगे, और ये k जो है वो ओमेगा के नीचे ले जाऊंगा मैं, तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के। अब बच्चों आप देख सकते हो डी एक्स बाई डी टी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो भाई वेव की स्पीड हो गई, तो वेव की स्पीड का इक्वेशन ओमेगा अपॉन के, ये मेरा दूसरा तरीका है v का फॉर्मूला डिराइव करने का। v का फॉर्मूला डिराइव करने का ये दूसरा तरीका है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि भाई डिफाइन वेव स्पीड एंड डिराइव द फॉर्मूला, तो हमें ये फॉर्मूला डिराइव करना था, तो ये हमारा दूसरा तरीका है। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लो जिसमें के एक्स माइनस ओमेगा टी ऑलवेज कोई भी वेव पैटर्न के लिए कांस्टेंट होता है, और ये जो चीज आप देख रहे हो उसका डिफरेंशिएशन करो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा और के एक्स माइनस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसमें के कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो डी एक्स बाई डी टी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस ओमेगा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो टी का डिफरेंशिएशन होगा डी टी बाई डी टी इक्वल्स टू, यहाँ पे ऊपर कांस्टेंट था उसका डिफरेंशिएशन 0, यहाँ भी 0 लिख दिया। अब ये माइनस वाला पूरा स्टेप में राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, प्लस हो जाएगा, और डी टी बाई डी टी तो क्या हो जाएगा बच्चों, वैसे भी ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे ये k जो है वो ओमेगा के नीचे आप ले जाओ, और यहाँ पे dx बाई डी टी जो है वो मिलेगी आपको वेव स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वेव स्पीड इक्वल्स टू ओमेगा बाई के मिल गया। तो ये हमारा जो इक्वेशन डिराइव करना था वो। तो अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी आप फटाफट ले लेना बच्चों। अब यहाँ पे हम दूसरा एक क्वेश्चन डिराइव करने जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना। ये है v का इक्वेशन डिराइव करने के लिए पूछा है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्रीनशॉट थोड़ा ले लो, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड सॉरी, ये स्क्रीनशॉट भी इसका भी ले लो, ये हमारा दूसरा तरीका डिराइव करने का। चलो अब यहाँ पे दोनों स्क्रीनशॉट आपने ले लिए। अब हमें जो डिराइव करना है वो है कोई डोरी पे ट्रांसवर्स वेव पास होते हैं, मान लो हमें जो डिराइव करना है वो है, मान लो कोई डोरी पे, मान लो कोई एक डोरी है खींची हुई जिसके अंदर कुछ टेंशन है, उस तरह की डोरी है। मान लो इस तरह से एक डोरी है जिसको खींच के रखी है, इसमें टेंशन क्रिएट हुआ है, जब आप डोरी को खींचोगे तो टेंशन क्रिएट होगा। अब ये डोरी को खींच के रखा है, अब इसके अंदर मैं इस तरह के ट्रांसवर्स वेव्स क्रिएट करूंगा, इस तरह के ट्रांसवर्स वेव्स क्रिएट करूंगा, और ये वेव्स आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये जो वेव है वो आगे बढ़ रहे हैं राइट हैंड साइड, तो हमें इसकी स्पीड का इक्वेशन डिराइव करना है। इसकी स्पीड, कोई डोरी है जो खींची हुई है इस तरह से, और हमें डिराइव करना है इसकी स्पीड का इक्वेशन। चलो तो ये कैसे डिराइव होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प लेनी पड़ेगी, डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप याद रखोगे बच्चों, वेव की स्पीड का इक्वेशन हमें डिराइव करना है, और वो वेव क्या है, ये ट्रांसवर्स वेव्स, इस तरह का वेव जो डोरी पे जा रहा है, इसकी स्पीड का इक्वेशन चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे याद रखना, द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन अ मीडियम, ये डोरी क्या है, एक मीडियम ही है और कुछ नहीं है, डोरी एक मीडियम है। तो द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ मीडियम like a string kept under the tension depends on, ये जो स्पीड होगी v वेव स्पीड, वो किस पे डिपेंड करेगी, तो v डिपेंड्स ऑन लीनियर मास डेंसिटी, v डिपेंड्स ऑन लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं
लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी जिसका सिंबल आप म्यू यूज कर सकते हो, म्यू, लीनियर मास डेंसिटी जिसका सिंबल आप क्या यूज कर सकते हो, म्यू। अब इसका मीनिंग क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, इसका मीनिंग है बच्चों डोरी का टोटल मास, डोरी का टोटल मास डिवाइड बाय डोरी की टोटल लेंथ, जिसको हम बोलेंगे लीनियर मास डेंसिटी। मान लो ये जो डोरी आपको दिख रही है वो 2 किलोग्राम की है, तो डोरी का मास ऊपर लिखेंगे 2 किलोग्राम, और ये डोरी की लेंथ है मान लो 40 मीटर, तो यहाँ पे टोटल लेंथ लिखेंगे उसकी 40 मीटर, तो 2 किलोग्राम अपॉन 40 मीटर, वो आपको दिखाएंगी लीनियर मास डेंसिटी, डोरी की लीनियर मास डेंसिटी। और म्यू का एमएलटी अगर आपको चाहिए, म्यू का एमएलटी, तो मास का एमएलटी क्या होता है m1, और नीचे लेंथ है तो l-1, तो m1 l-1 t0, ये है मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी का एमएलटी। तो v जो है वेव स्पीड, वो किस पे डिपेंड करेगा, v जो है वेव स्पीड वो लीनियर मास डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, दूसरा ये जो v है वो डिपेंड करेगा टेंशन t पे, डोरी को जितना खींच के रखा है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन t पे डिपेंड करेगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब ये जो टेंशन जो है आपको मालूम है ये टेंशन क्या चीज है, टेंशन एक टाइप का फोर्स है। तो टेंशन अगर फोर्स है तो टेंशन का इक्वेशन एमएलटी लिखना है अगर, तो आपको फोर्स का एमएलटी लिखना होगा न्यूटन, m1 l1 t-2। तो बच्चों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे m1 l1 t-2 आपको फोर्स का एमएलटी ही लिखना पड़ेगा। तो ये जो है वेव स्पीड, ये क्या है वेव स्पीड, वेव स्पीड डिपेंड करती है लीनियर मास डेंसिटी, डोरी की लीनियर मास डेंसिटी और डोरी के टेंशन पे, ये v ये दोनों पे डिपेंड करती है। और दूसरी एक बात बच्चों, वेव स्पीड का एमएलटी क्या होगा, वेव स्पीड का एमएलटी होगा m0 l1 t-1, मीटर पर सेकेंड होता है इसका यूनिट, तो वेव स्पीड का एमएलटी m0 l1 t-1। अब हमें इक्वेशन डिराइव करना है, हमारे पास इक्वेशन नहीं है, तो आपने सेकेंड चैप्टर में इक्वेशन डिराइव करने की मेथड सीख ली थी। आप क्या करते थे, ये v का रिलेशन म्यू के साथ है, तो मैं यहां पे लिखूंगा v प्रोपोर्शनल टू म्यू की a पावर, फिर v का रिलेशन टेंशन t के साथ भी है, तो v प्रोपोर्शनल टू t की b पावर, तो v प्रोपोर्शनल टू म्यू रेस टू a t रेस टू b, ऐसा कोई रिलेशन होगा मान लो, और प्रोपोर्शनल की साइन निकलती है तो कांस्टेंट k लगता है, आपको मालूम है यहाँ पे प्रोपोर्शनल की साइन निकलेगी कांस्टेंट k लगेगा, म्यू रेस टू a t रेस टू b, ये एक इक्वेशन बन गया, देखो ये एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1 में बोलूंगा इसको। अब हम क्या करेंगे बच्चों, v का एमएलटी जो ऊपर अपने पड़ा वो मैं v की जगह पे रख दूंगा, k कांस्टेंट है जिसका एमएलटी नहीं होगा, m0 l0 t0 सब कुछ जीरो होगा, फिर म्यू का एमएलटी ऊपर पड़ा है वो मैं लिख दूंगा म्यू की जगह पे, और t का एमएलटी भी यहाँ पे पड़ा है वो मैं t की जगह पे लिख दूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, इस तरह से मिलेगा मास 0, v का एमएलटी यहां से ले रहा हूं, स्पीड का एमएलटी यहां से ले रहा हूं, तो मास 0 l1 t-1 इक्वल्स टू k का एमएलटी, तो क्या हो जाएगा m0 l0 t0, k का एमएलटी जो मैं यहां पे नहीं लिखूंगा,
ओके, के का एमएलटी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब म्यू के एमएलटी की बात करते हैं, तो म्यू का एमएलटी है m1 l-1 t0 उसकी a पावर, फिर यहाँ पे आ जाएगा m t का एमएलटी, t का एमएलटी क्या है m1 l1 t-2 उसकी b पावर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, देखो तो यहाँ पे m0 l1 t-1 इक्वल्स टू, चलो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं हम। यहाँ पे m की 1 पावर है, 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू a, फिर यहाँ पे m की 1 पावर है, 1 को b के साथ मल्टीप्लाई करो 1 इंटू b, तो b, तो यहाँ m की a पावर m की b पावर, तो यहाँ पे m की a प्लस b पावर का आपको मालूम है, पावर का इस तरह से टोटल होगा, तो m की a पावर m की b पावर, तो m की a प्लस b पावर, उसी तरह से l में -1 इंटू a, तो वो हो जाएगा -a, फिर यहाँ पे 1 इंटू b, तो वो हो जाएगा प्लस b, तो यहाँ पे -a प्लस b हो जाएगा। और t की बात करते हैं तो 0 इंटू a तो 0 और -2b, तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या किया है, m की जो पावर है टोटल उसका टोटल किया, l की जो पावर मिली उसका टोटल किया, t की जो पावर मिली उसका टोटल किया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड की पावर राइट हैंड साइड की पावर मैं इक्वेट करूंगा, a प्लस बी, एम की पावर a प्लस बी है, यहाँ पे m की पावर 0 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a प्लस बी इक्वल्स टू 0, फिर l की पावर -a प्लस बी है और यहाँ पे l की पावर 1 है, तो यहाँ -a प्लस बी और यहाँ का 1 लिख दिया, फिर उसी तरह से यहाँ t की पावर -2b है, t की पावर -2b और यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे मैंने -2b इक्वल्स टू -1 लिख दिया है बच्चों। तो अब इसको सोल्व करोगे ना बच्चों, आप इसको सोल्व करोगे तो आपको यहाँ पे b मिल जाएगा हाफ और a मिल जाएगा आपको -1/2, तो b मिला 1/2, a मिला -1/2। अब b और a की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखनी है, बाद में हो गया आपका काम। आपका काम बच्चों यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या करना है आपको, a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखनी है और कुछ नहीं करना है। तो बच्चों यहाँ पे चलो एक मिनट, यहाँ पे हम इक्वेशन 1 में a और b की वैल्यू पुटअप करेंगे। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं, पुट द वैल्यू ऑफ a and b in equation 1, पुट द वैल्यू ऑफ a and b इन इक्वेशन 1, तो a and b जो उसकी वैल्यू है a और b की वैल्यू, वो मैं ये इक्वेशन जो है ना, आपको यहाँ पे इक्वेशन 1 दिख रहा है, देखो बच्चों ये इक्वेशन 1 है और कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको इक्वेशन 1 दिख रहा है, उसमें मैं वैल्यू रखने जा रहा हूँ, ये है आपका इक्वेशन यहाँ पे। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैं वैल्यू रखूंगा v इक्वल्स टू के, यहाँ पे रखूंगा v इक्वल्स टू के, फिर म्यू की a पावर है और a की जगह पे -1/2 लिखूंगा, और t जो है t उसकी b पावर है तो उसकी जगह पे +1/2 लिखूंगा। तो यहाँ पे 1/2 का मीनिंग होता है अंडर रूट, और -1/2 तो वो 1 हो जाएगा, उसका अंडर रूट निकलेगा लेकिन वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं v इक्वल्स टू के
और यहाँ पे मैं अंडर रूट करूँगा तो ये t का प्लस पावर है इसलिए t ऊपर रहेगा, और म्यू का -1/2 पावर है तो म्यू का अंडर रूट होगा लेकिन म्यू नीचे चला जाएगा। तो आपको ये स्पीड का एक इक्वेशन मिलेगा। ये आपको डोरी के ऊपर जो वेव होते हैं, डोरी के ऊपर जो वेव पास होते हैं, उसका एक इक्वेशन आपको यहाँ पे मिल गया। देखो यहाँ पे आपको ये इक्वेशन मिला। और एक चीज याद रखना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो एक्सपेरिमेंट करने से जो वैल्यू मिलती है वो k की वैल्यू 1 मिली। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ k इक्वल्स टू 1 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये k इक्वल्स टू 1 ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो आपको फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा? फाइनल इक्वेशन डोरी के ऊपर जो वेव पास होता है उसका फाइनल इक्वेशन आपको मिलेगा अंडर रूट टी अपॉन म्यू। ये है डोरी के ऊपर जो वेव पास होता है उसका फाइनल इक्वेशन। ये है यहाँ पे टी वी इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई म्यू, टेंशन अपॉन लीनियर मास डेंसिटी। ये आपको फाइनल इक्वेशन मिला। ओके, तो ये जो आपको इक्वेशन यहाँ पे मिला बच्चों, इसमें मैं फिर से आपको बता दूं, डोरी को कुछ टेंशन में रखा है और डोरी के ऊपर जो वेव पास होगा वो वेव का आपको वेव की स्पीड का इक्वेशन चाहिए था। तो ये रेड कलर की एक डोरी है, उसके ऊपर वेव पास मैंने इस तरह से किए, तो मुझे ये जो वेव पास हो रहे उसकी स्पीड का इक्वेशन चाहिए। तो वेव की स्पीड जो होती है, डोरी के ऊपर के वेव की स्पीड, वो डोरी की लीनियर मास डेंसिटी पे डिपेंड करती है, उसका एमएलटी लिख दिया। और डोरी के टेंशन पे डिपेंड करती है, उसका एमएलटी लिख दिया। फिर मैंने v प्रोपोर्शनल टू म्यू रेस टू a, v प्रोपोर्शनल टू t रेस टू b, इस तरह से मैंने यहाँ पे कर दिया। देखो, और प्रोपोर्शनल की साइन निकलेगी तो कांस्टेंट k लगेगा। फिर मैंने क्या किया, v का एमएलटी लिख दिया, म्यू का एमएलटी लिख दिया, t का एमएलटी लिख दिया, और इसकी a और इसकी b पावर भी दे दी। फिर पावर को मैंने सिंप्लीफाई किया, चैप्टर 2 में ये आ चुका है पूरी मेथड। तो इसको सिंप्लीफाई किया और पावर पावर को इक्वेट किए तो मुझे इस तरह से ये मिला, और इसकी हेल्प से मुझे a और b की वैल्यू मिल गई। फिर मैंने a और b की वैल्यू ये इक्वेशन 1 में रख दी, a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दी, तो मुझे यहाँ पे v इक्वल्स टू ये इक्वेशन मुझे मिला। तो -हाफ पावर और +हाफ पावर, इसका मीनिंग होता है ये अंडर रूट, +हाफ है तो ऊपर लिखा, -हाफ है तो यहाँ पे नीचे लिख दिया। और k की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंट करने से k की वैल्यू 1 पता चली तो k की जगह पे 1 लिख दिया। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन यहाँ पे मिला है, डोरी के ऊपर का वेव, ये फाइनल इक्वेशन हमें मिला यहाँ पे। अब इसी तरह से यहां पे हमें डिराइव करना है, इसी तरह से हमें डिराइव करना है ऑब्टेन फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव मींस साउंड वेव। साउंड जो मैं अभी बोल रहा हूं, जो साउंड है, वो साउंड की स्पीड का इक्वेशन हमें डिराइव करना है। कोई भी लॉन्गिट्यूडनल वेव हो मान लो, उसकी स्पीड का इक्वेशन हमें यहां पे डिराइव करना है। तो बच्चों इसी तरह से यहां पे जो वेव की स्पीड होगी, वेव स्पीड v, जिसका एमएलटी होगा m0 l1 t-1, ये होगी, ये है इसका एमएलटी। अब ये जो वेव की स्पीड होती है, साउंड वेव की स्पीड या तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड, ये स्पीड डिपेंड करेगी इलास्टिक कांस्टेंट, ये स्पीड डिपेंड करेगी मीडियम के इलास्टिक कांस्टेंट और मीडियम की डेंसिटी पे। ये दो चीज पे डिपेंड करेगी, एक तो इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिसिटी कांस्टेंट
इलास्टिसिटी कांस्टेंट जिसको मैंने ई बोला है, इलास्टिसिटी कांस्टेंट जिसको मैंने ई बोला है, और दूसरा ये डिपेंड करेगी, ये स्पीड जो है वो दूसरी डिपेंड करेगी डेंसिटी पे, मीडियम की डेंसिटी पे। ये मीडियम के बारे में ही है बच्चों, मीडियम का इलास्टिक कांस्टेंट और यहां पे मीडियम की डेंसिटी रो पे डिपेंड करेगी। ये दो चीज देखो, इलास्टिक कांस्टेंट और डेंसिटी, ये दोनों पे डिपेंड करती है ये वेव की स्पीड, साउंड की वेव की स्पीड बच्चों। तो अब यहां पे हमें एमएलटी लिखने होंगे कि भाई इसका एमएलटी क्या आएगा। तो बच्चों आप एक चीज याद रखना, इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट हमने पढ़ लिए चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 में हमने इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। 3 टाइप के इलास्टिक कांस्टेंट आते थे, आपको मालूम है, एक यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये इलास्टिक कांस्टेंट आते थे। तो अब हमें यहाँ पे ये जो इलास्टिक कांस्टेंट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इलास्टिक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इलास्टिक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है m1 l-1 t-2। चैप्टर 9 में मैंने बताया था आपको, ये इलास्टिक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला है। और डेंसिटी का क्या होगा, mlt, डेंसिटी का mlt जो होगा वो होगा यहाँ पे m1 l-3 t0, ये डेंसिटी का mlt होगा। और ये इलास्टिक कांस्टेंट का mlt है। देखो बच्चों, दोनों mlt यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं और स्पीड का mlt भी लिखा हुआ है। तो सेम मेथड से हम डिराइव करेंगे, v प्रोपोर्शनल टू साउंड की स्पीड, ये दोनों पे डिपेंड करती है, v प्रोपोर्शनल टू e रेस टू a एंड रो रेस टू b। आगे जैसी मेथड की वैसे ही v प्रोपोर्शनल टू e रेस टू a रो रेस टू b, फिर प्रोपोर्शनल की साइन निकलेगी तो एक कांस्टेंट आएगा, फिर e रेस टू a रो रेस टू b। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 1। अब v का mlt लिखो, e का लिखो, रो का लिखो, सभी का mlt लिखना है। तो यहां पे हम लिखेंगे m0 l1 t-1 इक्वल्स टू, k का नहीं होगा लेकिन e का तो होगा, तो e का हम लिखेंगे m1 l-1 t-2 उसकी a पावर, और रो का हम लिखेंगे, रो का mlt होगा m1 l-3 t की 0 पावर रेस टू b। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे, पावर का सिंप्लीफिकेशन, तो बच्चों पावर का सिंप्लीफिकेशन करने पे m की a प्लस बी पावर, l की माइनस a माइनस 3b पावर, और t की होगी माइनस 2a पावर। और इसको जब आप इक्वेट करोगे, यहाँ पे इक्वेट करोगे तो a प्लस b वो 0 होगा, फिर माइनस a माइनस 3b वो 1 होगा, और माइनस 2a वो माइनस 1 होगा। अब ये तीनों को सोल्व करोगे बच्चों तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा b, यहाँ पे आपको a जो है वो हाफ मिलेगा और b जो है वो -1/2 मिलेगा। अब ये a और b की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में ही रखनी है जैसे आगे किया था। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 के अंदर ये a b की वैल्यू रख दो तो मिल गया इक्वेशन k, फिर e रेस टू यहाँ पे हाफ हम लिखेंगे और रो रेस टू माइनस हाफ लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको v का इक्वेशन जो है, v का इक्वेशन वो मिलेगा k अंडर रूट e बाई रो, ये आपको इक्वेशन मिलेगा बच्चों। यहां पे ये इक्वेशन मिलेगा आपको, v इक्वल्स टू के अंडर रूट ई बाई रो, और k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल 1 होती है,
यहाँ पे फिर से एक्सपेरिमेंट करके के की वैल्यू 1 ही मालूम पड़ी हमें, तो के की वैल्यू तो 1 हम लिख देंगे। अगर के की वैल्यू 1 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये, तो के की वैल्यू तो 1 मालूम हुई हमें, तो v इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं सिर्फ E बाई रो। ये इक्वेशन जो है वो साउंड की स्पीड या तो कोई भी लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड, ये इक्वेशन हमें देगा। ये E जो है वो इलास्टिसिटी कांस्टेंट है, रो जो है वो डेंसिटी है, ये मीडियम की इलास्टिसिटी कांस्टेंट और रो मीडियम की डेंसिटी। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, ये इलास्टिसिटी कांस्टेंट जो होता है, इलास्टिसिटी कांस्टेंट, यहाँ पे आप यंग मॉड्यूलस y भी लिख सकते हो, और हवा मीडियम हुई जिसके अंदर साउंड जा रहा है तो यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस b भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, वही। तो यहाँ पे v इक्वल्स टू अंडर रूट y अपॉन रो, ये भी कोई मीडियम के लिए आ सकता है, या तो हवा जैसे मीडियम जिसके अंदर साउंड पास होता है उसके अंदर इलास्टिसिटी कांस्टेंट b लिखना होता है, बल्क मॉड्यूलस, ये भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे E क्या है बच्चों, इलास्टिसिटी कांस्टेंट है, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड का मेन इक्वेशन हुआ। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड का इक्वेशन अंडर रूट इलास्टिसिटी कांस्टेंट अपॉन रो, ये याद रखना है। और इलास्टिसिटी कांस्टेंट क्या होते हैं, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू मीडियम हम ये सब लिख सकते हैं बच्चों। अब इसके अंदर जो न्यूटन ने कुछ सजेस्ट किया और फॉर्मूला दिया वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बच्चों।